सभी को प्रणाम। हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का यह आयोजन वसंत कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा आयोजित है, जिसका विषय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और हिंदी है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज का यह आयोजन हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह वसंत एनी बेसेंट जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित है। हमारी प्रेरणा स्रोत और हमारी पथ प्रदर्शिका डॉक्टर एनी बेसेंट, जो जन्म से आयरिश थी, विवाह से ब्रिटिश और भारत से मन, वचन और कर्मों से प्रेम करने के कारण भारतीय थी। डॉक्टर एनी बेसेंट, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत में जन्म लेने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से कहीं अधिक बढ़ करके अपनी सक्रिय भागीदारी की। डॉक्टर एनी बेसेंट, जिनका संपूर्ण जीवन ही मानव, समाज और देश कल्याण के लिए समर्पित रहा, ऐसी समाज सेवी, महिला अधिकारों की समर्थक, जन जागरण का संदेश देने वाली आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट और भारत प्रेमी डॉक्टर एनी बेसेंट के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें शत शत नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज के इस आयोजन में मैं डॉक्टर रितंभरा तिवारी, हिंदी विभाग की शिक्षिका, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वक्ता आदरणीय डॉक्टर वर्षा रानी, महाविद्यालय की प्रबंधक परम श्रद्धेय श्रीमती उमा भट्टाचार्य मैम, महाविद्यालय की प्राचार्य माननीय प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम, हिंदी विभाग की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर आशा यादव मैम तथा इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, आचार्यगण, सुधी श्रोतागण तथा छात्र छात्राओं का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की यह परंपरा रही है कि किसी भी आयोजन का शुभारंभ महाविद्यालय के कुलगीत के माध्यम से किया जाता है। हमारे महाविद्यालय का कुलगीत, जिसकी शब्द रचना श्री M.G. कानेटकर ने किया है और जिसे संगीतबद्ध महाविद्यालय में संगीत के प्रथम आचार्य पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी ने किया है। अतः मैं संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे महाविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति करें।
जनहिते प्रज्वलिते ज्ञान ज्योति सकल जनहिते नमन वसंत देवी जगत वंदिते जगत वंदिते जगत वंदिते। धन्यवाद। कुलगीत प्रस्तुति कर रही थी संगीत ऑनर्स की छात्रा आयुषी गोस्वामी और संगीत विभाग की पूर्व छात्राएं अमीशा मंजरी शुक्ला एवं कृति नंदा राय तथा इनके साथ तबले पर संगति किया है श्री सौम्य कार्ति मुखर्जी सर ने तथा हारमोनियम पर संगति किया है संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा मैम ने। अब मैं आज के आयोजन के पुनीत उपलक्ष्य पर डॉक्टर एनी बेसेंट को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संगीत विभाग की छात्राओं को पुनः आमंत्रित करूंगी। यह डॉक्टर एनी बेसेंट की प्रशस्ति की शब्द रचना हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर आशा यादव मैम ने 2014 में किया है, जिसका गायन 1 अक्टूबर 2014 को एनी बेसेंट की जयंती के पुनीत उपलक्ष्य पर किया गया, जिसे सुनकर तत्कालीन प्राचार्य प्रोफेसर कुसुम मिश्रा मैम ने यह उद्घोषणा की कि कुलगीत के साथ एनी बेसेंट प्रशस्ति का गायन भी किया जाएगा। अतः मैं उस ऐतिहासिक क्षण को पुनः जीवंत करने के लिए संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ।
अत्यंत मधुर और मनमोहक प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। एनी बेसेंट प्रशस्ति को संगीतबद्ध किया है सितार विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पाठक मैम ने। तबले पर संगति किया है श्री सौम्यकांति मुखर्जी सर ने। हारमोनियम पर संगति किया है संगीत विभाग की पूर्व छात्रा ने। डॉक्टर आशा यादव मैम ने मिराकस पर संगति किया है तथा घुंघरू पर संगति किया है डॉक्टर मीनू पाठक मैम ने। इस मधुर सांगीतिक इस प्रशस्ति गीत के उपरांत मैं अब इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि वक्ता परम श्रद्धेय श्रीमती उमा भट्टाचार्य मैम, जो हमारी अभिभावक स्वरूपा हैं, उन्हें मैं साग्रह अनुरोध के साथ अपने आशीर्वचन रूपी शुभाशीष के लिए आमंत्रित करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। माइक अब आ रही है। आ गई है, ठीक है जी मैम। नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर जबकि आप हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि तथा हिंदी, इस विषय पर जो आपने इस समारोह का आयोजन किया है वो निश्चय ही प्रशंसनीय है और हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि आप सब लोगों ने मिलकर इसकी सफलता के पीछे काफ़ी परिश्रम किया होगा और किसी परिश्रम के बाद ही इतना सुंदर वो समारोह देखने को मिलता है। और इसलिए इस समारोह में मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, खासकर हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा तथा हिंदी विभाग की जो और भी हमारी लेक्चरर्स हैं, जो हमारी प्राध्यापिकाएं हैं, उन सब ने का परिश्रम इसमें दिख रहा है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी ओर से मैं उनको बधाई देती हूँ कि आपने इतने सुंदर समारोह का आयोजन किया और उसमें आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके आशीर्वचन रूपी शुभाशीष से हम सभी उपकृत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम के इसी क्रम में पुनः संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के अंश मानस भवन में आए, जिसकी उतारे आरती तथा दूसरे भाग के छंद साहित्य कर्म प्रवीण सत्य साहित्य, जिसकी रचना संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर स्वर वंदना शर्मा मैम ने किया है, तथा महाकवि पंडित माधव शुक्ल द्वारा रचित हिंद देश की बानी की सांगीतिक प्रस्तुति करें। तो मैं संगीत विभाग की छात्राओं को इस सांगीतिक प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हेलो चंद्रकांत सर, मेरा निवेदन है कि सांगीतिक प्रस्तुतियों की वीडियो आप दिखाएं। मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है।
हेलो। स्वागत के लिए बुला लीजिए। जी 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 मैं स्वागत के लिए बुलाती हूँ। हमारे आयोजन की मुख्य अतिथि वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर वर्षा रानी मैम। मैं उनके औपचारिक स्वागत वक्तव्य के लिए हिंदी विभाग की आदरणीय डॉक्टर सपना भूषण मैम को आमंत्रित करती हूँ आग्रह सहित कि वे हमारे मुख्य अतिथि वक्ता का स्वागत करें। सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम 14 सितंबर से 28 सितंबर तक निरंतर विविध रूपों में संचालित हो रहे हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के उपलक्ष्य में इस भारतीय मंच पर उपस्थित हुए हैं, किंतु साथ ही इसे हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाएंगे। छात्राओं ने रजत जयंती या स्वर्ण जयंती तो सुनी होगी, लेकिन शायद अमृत महोत्सव नहीं सुना होगा। तो मैं छात्राओं को ये बताना चाहूंगी कि जब किसी भी चीज का 75 वर्ष पूर्ण हो जाता है तब उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो 2021 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये 2022 में हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण होगा, मतलब 75 वर्ष पूर्ण होगा। लेकिन इसे 3 वर्षों के लिए मनाया जाना सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया है। तो आज हम इसे भी मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे शासन के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया कि राष्ट्रगान के माध्यम से भारत के जितने भी देशवासी हैं वो इससे जुड़े, और जो राष्ट्रीय गान हम जब गाते हैं तो गाते ही हमारा जो रोम है वो देश के प्रति जागृत हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत हो जाता है। तो वो राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, देश से जुड़ने के लिए उन्होंने ये कैंपेन प्रारंभ की। और केंद्रीय एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी ने देशवासियों से ये आग्रह किया कि वो वेबसाइट के जरिए राष्ट्रीय गान अपना अपलोड करे, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में राष्ट्रगान अपलोड करे, जिससे कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ सके। और हाँ, हम इस राष्ट्रगान के माध्यम से भारत को आजाद कराने में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, अपने प्राणों की जो आहुति दी, उनका हम स्मरण कर सके और इस देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करें और इसके माध्यम से राष्ट्रीय हित में हम अपना सहयोग दे सके। तो ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, किशन रेड्डी जी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए समस्त अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षा रानी, जो कि 15 वर्षों से निरंतर साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और हमारे एक आग्रह पर ही इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं हमारे महाविद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती उमा भट्टाचार्य, जो इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनका भी हार्दिक अपने वसंत परिवार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैम का निरंतर उत्साह हर एक कार्यक्रम में जुड़ने की बनी रहती है। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं हमारे कॉलेज की, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य, हमारी संरक्षिका, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, उनका निरंतर हमें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम का भी
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर आशा यादव मैम, जो कि निरंतर कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, निरंतर कार्यक्रम में प्रयत्नशील रही हैं, परिश्रम करती रही हैं। हमारे इस पखवाड़े को सफल बनाने में निरंतर उनका सहयोग मिलता रहा है और वो समय समय पर हमें बहुत सारा मार्गदर्शन देती रही हैं, बहुत सारी चीजें मैम से सीखने को मिली है। तो मैं मैम का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही कार्यक्रम में जितने भी विद्वत जन जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुसुम मिश्रा जी और नंदिनी दी और ममता दी और दीक्षा जायसवाल और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्वरवंदना दी, वीडियो नहीं आ रहा है। जी मैम, आपका स्वरवंदना वीडियो। दी, जी सभी का मैं जी मैम, ठीक है। हार्दिक स्वागत हाँ, और अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डॉक्टर रितंबरा को इस आभासी मंच को सौंपती हूँ कि वो आगे कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद मैम। आयोजन के मुख्य अतिथि वक्ता तथा इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विद्वतजनों का स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो हमारा हिंदी पखवाड़ा है, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर से हिंदी दिवस के ई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से हुआ और 28 सितंबर तक चला। इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी विषय से संबंधित विविध कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया और डॉक्टर आशा यादव मैम के सफल संयोजन में हमारे सभी आयोजन सफल हुए। और अतः मैं हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर आशा यादव मैम से साग्रह अनुरोध करती हूँ कि वे हिंदी पखवाड़े का रिपोर्ट पठन और प्रतियोगिताओं में जो पुरस्कृत छात्राएं हुई हैं उनकी उद्घोषणा करें। तो मैं आदर सहित प्रोफेसर आशा यादव मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रितंबरा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। सभी को नमस्कार। आभासीय मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय की प्रबंधक और आज के आयोजन की विशिष्ट अतिथि श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षा रानी जी, प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुसुम मिश्रा जी, सभी प्राक्तन और वर्तमान शिक्षिकाएं और शिक्षक तथा मेरे प्यारे बच्चों, विगत 14 सितंबर 2021 को हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनियोजित हिंदी पखवाड़ा के एक पक्ष तक संचालित होने वाले वैविध्यपूर्ण आयोजनों के अंतर्गत प्रथम प्रवेश आयोजन का वैचारिकी युक्त शुभारंभ वैश्वीकरण व हिंदी की चुनौतियां तथा हिंदी की वैश्विक स्थिति विषयक एक दिवसीय ई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी से हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि वक्ता थी सोफिया बल्गारिया के भारतीय राजदूतावास की हिंदी पर्यवेक्षक डॉक्टर उषा शर्मा जी एवं संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी ने। इस ई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में समागत अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव जी ने तथा ई संगोष्ठी विषय प्रस्थापना संयोजिका डॉक्टर आशा यादव ने किया था। संगोष्ठी में विदुषी वक्ताओं द्वारा सुचिंतित विचार मंथन के पश्चात जो निष्कर्षात्मक तथ्य उभर कर सम्मुख आए वे इस प्रकार हैं। पहला है
किसी भी भाषा का विकासक क्रम अल्पकालिक नहीं बल्कि सदियों के विशाल कालखंड के अनवरत आयास का परिणाम होता है। हिंदी भाषा के भी लोक भाषा से मानक भाषा बनने का एक सुदीर्घ इतिहास है जो आज वैश्विक क्षितिज पर हिंदी की गरिमापूर्ण छवि के साथ अंकित है। दूसरा, मॉरिशस, सिंगापुर, फिजी, त्रिनिदाद आदि बहुभाषीय देशों में जहां पर भारतीय पिछली 5 पीढ़ियों से यहाँ के स्थायी निवासी हैं, वहां भी आज वे हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा उसको जीते हैं। तीसरा, मॉरिशस एवं फिजी गणराज्य में स्थित मंदिर, रामचरितमानस व हनुमान चालीसा का पाठ वहां की युवा पीढ़ी के लिए केवल आस्था का प्रश्न ही नहीं बल्कि उनकी अस्मिता और भाषिक एकता का प्रतीक है। चौथा, कनाडा में हिंदी साहित्य समिति की संस्थापना द्वारा बाकायदा हिंदी संस्कृत और संगीत की शिक्षा दी जाती है। दूसरे अलग अलग देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं, प्रौद्योगिकी से जुड़े सॉफ्टवेयर, बीबीसी द्वारा हिंदी में कार्यक्रम प्रसारण, विविध संचार माध्यमों द्वारा हिंदी का प्रयोग इत्यादि हिंदी की वैश्विक व्याप्ति का संकेतक हैं। पांचवा, हिंदी की लाचारगी केवल अपने देश में है। यहाँ अंग्रेजी मानसिकता से निजात पाने और अपनी राजभाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा को लेकर अगला, हिंदी भाषा को लेकर होने वाली राजनीति और भाषिक आधार पर राज्यों का गठन भी उचित नहीं है। सातवां, हिंदी भाषी लोगों को अंग्रेजी भाषियों के समक्ष स्वयं को हीन भावना से ग्रस्त करने तथा अंग्रेजी भाषी भारतीयों को अधिक सभ्य एवं प्रभावशाली समझना भी हिंदी भाषी भारतवासियों की एक बड़ी भूल है। आठवां, क्लिष्ट हिंदी को उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के बोलचाल के प्रचलित और परिचित शब्दों के सम्मिलित प्रयोग द्वारा अधिक सरल, सहज तथा ग्रहणशील बनाने की आवश्यकता है। नौवां, आम आदमी के बीच हिंदी भाषा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का साहचर्य स्थापित करने के लिए पहल होनी चाहिए। 10वां, हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार में अनुवाद की महती भूमिका है। साथ ही ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य विषयों के हिंदी माध्यम से अध्ययन, अध्यापन की भी वकालत की गई। 11वां, हिंदी भाषा के समक्ष उत्पन्न बहुविध कठिन चुनौतियों का डटकर सामना करने तथा वर्तमान भारतीय एवं वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा को दृढ़तापूर्वक अंग्रेजी के समानांतर खड़े होने की सामर्थ्य प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। 12वां, भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श की आज के भाषिक संदर्भ में पुनर्स्थापना करते हुए पूरी वसुधा के मानवों एवं चराचर जगत के मानवेतर प्राणियों, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सभी की भाषा को अपनी भाषा का ही अंग बताया गया। 13वां, संस्कृत को समृद्ध भाषा की प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए संस्कृत से उत्पन्न हिंदी भाषा को हमेशा और हर काल में वर्चस्व की प्रवृत्ति से रहित घोषित किया गया। हिंदी की इसी प्रकृति के कारण शायद भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा में ही भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा लोक खड़ा कर दिया तथा महात्मा गांधी जैसे यात्राओं से विनिर्मित महापुरुष ने हिंदी भाषा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। अंतिम तथ्य है कि जब भारतवासी अपनी भाषा से प्रेम करेंगे तभी दुनिया की भाषाओं से भी प्रेम करेंगे। निस्संदेह हमारी हिंदी भाषा प्रेम की भाषा है। यह हमें पूरी वसुधा से प्रेम करना सिखाती है। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ वाद्य संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पाठक द्वारा तंत्री वाद्य सितार पर सुवादित कुलगीत की श्रुति मधुर धुन प्रस्तुति से हुआ। तत्पश्चात संगीत गायन विभागाध्यक्षा
डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा के निर्देशन में छात्राओं ने मैथिली शरण गुप्त, पंडित माधव प्रसाद शुक्ल एवं डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा रचित गीतों की सांगीतिक प्रस्तुतियों से इस संगोष्ठी के स्वरमय शुभारंभ को साहित्यिक विस्तार दिया। इस सभा में हिंदी परास्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं कुमारी प्रियंवदा सिंह व कुमारी शिखा दुबे द्वारा काव्यपाठ और अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव तथा कृतज्ञता ज्ञापन डॉक्टर सपना भूषण ने किया। हिंदी पखवाड़ा आयोजन श्रृंखला की द्वितीय कड़ी थी संत साहित्य संगीत प्रतियोगिता, जो 14 सितंबर को ही हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की गई और 18 सितंबर तक इसे पूर्णता प्राप्त हुई। इसकी आयोजन सचिव थी संगीत गायन विभागाध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी और वाद्य संगीत विभागाध्यक्षा डॉक्टर मीनू पाठक जी। संगीत गायन व अन्य विषयों की कुल 14 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में सहभागिता की। इसमें निर्णायक मंडल सदस्याएं थी डॉक्टर निहारिका लाल अंग्रेजी विभागाध्यक्षा, डॉक्टर मीनू पाठक सितार विभागाध्यक्षा और डॉक्टर पूनम पांडे इतिहास विभाग। इस प्रतियोगिता में कुमारी प्राप्ति पुराणिक ने प्रथम, कुमारी विदुषी मिश्रा ने द्वितीय और कुमारी अनामिका मिश्रा व कुमारी अनुभवी पटवा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। पखवाड़ा आयोजन श्रृंखला की तीसरी कड़ी थी 20 सितंबर 2021 को आयोजित हिंदी हमारी अस्मिता विषयक ई काव्य पाठ प्रतियोगिता। इसकी आयोजन सचिव थी डॉक्टर रितंभरा तिवारी। इसमें विभिन्न विषयों की कुल 22 छात्राओं ने सहभागिता की। निर्णायक मंडल सदस्याएं थी डॉक्टर शशिकला हिंदी विभाग, डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव प्राभा इति एवं पुरातत्व विभागाध्यक्षा और डॉक्टर पूर्णिमा अंग्रेजी विभाग। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया संस्कृत स्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी प्रगति चौबे ने। द्वितीय स्थान पर थी हिंदी स्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी विष्णुप्रिया तथा स्वयं के लिए तृतीय स्थान सुरक्षित किया संस्कृत द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी गार्गी पांडेय ने। हिंदी पखवाड़ा आयोजन श्रृंखला की चौथी महत्वपूर्ण कड़ी थी 21 सितंबर 2021 को आयोजित वैश्वीकरण और हिंदी की चुनौतियां विषयक ई निबंध प्रतियोगिता, जिसकी आयोजन सचिव थी डॉक्टर सपना भूषण तथा निर्णायक मंडल सदस्याएं थी प्रोफेसर कल्पलता डिमरी अर्थशास्त्र विभागाध्यक्षा, डॉक्टर शशिकला हिंदी विभाग व डॉक्टर सुप्रिया सिंह अंग्रेजी विभाग। इस प्रतियोगिता में कुल 27 छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। हिंदी परास्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी नमिता शुक्ला ने प्रथम, हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष की 2 छात्राओं कुमारी साक्षी पाल व कुमारी फातिमा यास्मीन क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर उपजेता व प्र उपजेता बनी। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम श्रृंखला की 5वीं सशक्त कड़ी थी 22 सितंबर 2021 को आयोजित गंगा नदी, पर्यावरण, कोरोना तथा चिड़िया, जिसमें नामांकित पक्षी थे खंजन, कोयल, तोता, मैना, गौरैया और मोर। इन विषयों पर आधारित ई काव्य लेखन प्रतियोगिता। इसकी आयोजन सचिव थी डॉक्टर शशिकला तथा निर्णायक मंडल सदस्याएं थी डॉक्टर अंशु शुक्ला देह विज्ञान विभाग, डॉक्टर सपना भूषण हिंदी विभाग और डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा मनोविज्ञान विभागाध्यक्षा। इसमें विविध विषयों की कुल 26 छात्राओं ने प्रतिभागिता की तथा गंगा नदी पर अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया कुमारी शिखा दुबे हिंदी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष ने। कोरोना शीर्षक पर काव्य लेखन कर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय की स्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी प्राची ने द्वितीय स्थान तथा गृह विज्ञान स्नातक तृतीय वर्ष की कुमारी उदिता त्रिपाठी ने गौरैया शीर्षक कविता लेखन द्वारा अपने लिए तृतीय स्थान संरक्षित किया। हिंदी पखवाड़ा श्रृंखला की 6वीं किंतु अति महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 23 सितंबर 2021 को हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्यक्षेत्र एवं रोजगार के अवसर विषयक ई वाग्मिता प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसकी आयोजन सचिव थी डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव तथा निर्णायक मंडल सदस्याएं थी डॉक्टर मीनू पाठक वाद्य संगीत विभागाध्यक्षा, प्रोफेसर पूनम पांडे इतिहास विभाग एवं डॉक्टर सपना भूषण हिंदी विभाग।
इस प्रतियोगिता में कुल 14 विद्यार्थिनियों ने प्रतिभाग लिया तथा हिंदी परास्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी शिखा दुबे ने प्रथम स्थान, हिंदी स्नातक द्वितीय वर्ष की कुमारी आन्या राय ने द्वितीय स्थान, स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कुमारी कल्पना कुमारी ने तृतीय स्थान तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व तृतीय वर्ष की अद्रिजा सिंह ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। आज हिंदी पखवाड़ा महायज्ञ श्रृंखला की 7वीं व समापन कड़ी रूप पूर्णाहुति के लिए हम सभी समवेत हुए हैं। आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और हिंदी विषयक इस संगोष्ठी द्वारा हिंदी पखवाड़ा की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिकी युक्त कुसुम मालिका को एक सुखद और सुरुचिपूर्ण पुष्पहार का स्वरूप देने का एक छोटा सा आयास किया गया है। इस विषय के चयन के पीछे मेरा उद्देश्य यही रहा है कि आखिर आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा राष्ट्र आज भी राजभाषा दिवस ही क्यों मना रहा है, जबकि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व के परिचायक रूप में उसका अपना एक ध्वज, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक राष्ट्रीय खेल, एक राष्ट्रीय पक्षी, एक राष्ट्रीय पुष्प तथा यहाँ तक कि राष्ट्रीय फल तक निर्धारित है। तो फिर भारतीय अस्मिता की अखंड परिचायक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा अब तक क्यों नहीं बन पाई? आखिर हम राष्ट्रभाषा दिवस कब मनाएंगे? इसी चिंतनीय प्रश्न का समाधान देने के लिए आज हमारे बीच समारोह की विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी प्रबंधक श्रीमती उमा भट्टाचार्य जी ने अपने प्रेरक, आह्लादक व शुभद उपस्थिति से, दिशा निर्देश और आशीषों से हमें अभिसिंचित कर दिया है। समारोह की मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर उषा रानी, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिर खाना अमेठी की गरिमामयी मौजूदगी भी हमारे बीच है। हिंदी पखवाड़ा की बहुआयामी आयोजन श्रृंखलाओं के उपसंहार हेतु समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही हमारी अति कर्मठ, दूरदर्शी, श्रमनिष्ठ व पथ प्रदर्शिका प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव हमारा संबल बनकर इस मंच पर हम सभी का उत्साहवर्धन कर रही हैं। सभी के निर्णायक व बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य प्राप्त होंगे। इस सत्र की सांगीतिक प्रस्तुतियों में संगीत विभाग की छात्राओं सहित डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा एवं डॉक्टर मीनू पाठक ने अपना अमूल्य सहयोग हमें प्रदान किया है। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर सपना भूषण ने किया। कृतज्ञता ज्ञापित करेंगी डॉक्टर शशिकला तथा संचालिका हैं डॉक्टर रितंभरा तिवारी। आयोजन की त्वरित रपट तैयार कर रही हैं डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव। पूर्व संपादित सभी आयोजनों में स्वदेशी विदेशी छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल उपस्थिति संख्या 96 से लेकर 100 तक रही। सभी प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल सदस्यों द्वारा हिंदी पखवाड़ा के बहुआयामी तथा बहुकोणीय आयोजनों पर की गई प्रतिक्रियात्मक टिप्पणियां बहुत ही प्रशंसात्मक रही। इन आयोजनों को सभी निर्णायक मंडल सदस्यों ने छात्राओं की आंतरिक प्रतिभा के प्रस्फुटन, उन्नयन तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए हिंदी विभाग द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व, आवश्यक और सराहनीय कदम बताया। हिंदी पखवाड़ा आयोजन की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने में मेरी सहयोगिनी रही हैं डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव, डॉक्टर रितंभरा तिवारी, डॉक्टर शशिकला और डॉक्टर सपना भूषण। सभी रिपोर्ट्स के प्रेस में प्रेषण का कार्य किया है डॉक्टर सपना भूषण ने। इन सभी ई आयोजनों के तकनीकी सहायक थे श्री चंद्रकांत चैटर्जी। इन्होंने प्रति कार्यक्रम लिंक निर्मित करने, सभी आयोजनों की रिकॉर्डिंग करने, गूगल पंजीकरण आवेदन से लेकर गूगल प्रमाण पत्र तैयार करने तथा रिपोर्ट टंकित करने में अपना अप्रतिम, तत्पर
त्वरित और स्नेहिल सहयोग हमें प्रदान किया है। अंत में इस भाषाई महायज्ञ की पूर्णाहुति में अपनी सृजनात्मक समिधा देकर अप्रतिम सहयोग के लिए मैं परम सम्मान्य प्रबंधक जो अपनी छत्रछाया की शीतल छांव में हमें हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रखती हैं, प्रेरक प्राचार्य, सभी आयोजन सचिवों, निर्णायक मंडल सदस्यों, प्रतिभागी व पुरस्कृत छात्राओं, महाविद्यालय सहयोगियों व कर्मचारियों के प्रति उरतल से कृतज्ञ अभिव्यक्ति सहित असीम धन्यतापूर्ण अनुभव के साथ मैं विराम लेती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद मैम। हिंदी पखवाड़ा आयोजन के समग्र रिपोर्ट पठन और पुरस्कृत छात्राओं की उद्घोषणा हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पखवाड़ा आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह हमारी छात्राएं हैं, जिन्होंने विविध साहित्यिक गतिविधियों में और प्रतियोगिताओं में अपनी सक्रिय सहभागिता की और पुरस्कृत हुई। उन्हीं छात्राओं में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्राप्ति पुराणिक हैं, जिन्होंने संत संगीत प्रतियोगिता में अपनी मधुर भजन प्रस्तुति से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अतः मैं प्राप्ति पुराणिक को आमंत्रित करती हूँ कि वे भजन प्रस्तुति करें। मिलता जा रे मिलता जा, मिलता जा रे मिलता जा, गुरु ज्ञानी तेरी सूरत देख लुभानी, तेरी सूरत देख लुभानी, मिलता जा रे मिलता जा, मिलता जा रे मिलता जा। रात दिवस मोहे कल नाही आवे, रात दिवस मोहे कल नाही आवे, तड़प तड़प मर जानी, तड़प तड़प मर जानी, मिलता जा रे मिलता जा, मिलता जा रे मिलता जा, गुरु ज्ञानी दर्शन बिना मोहे कछु ना सुहावे, दर्शन बिना मोहे कछु ना सुहावे, मैं हूँ बिरह दीवानी, मैं हूँ बिरह दीवानी, मैं हूँ बिरह दीवानी, मिलता जा रे मिलता जा, मिलता जा रे मिलता जा।
अत्यंत सुंदर और हृदय को स्पर्श करने वाला यह भजन प्रस्तुति जो प्राप्ति पुराणिक कर रही थी, उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं भजन प्रस्तुति की अगली कड़ी में भजन प्रस्तुति में दूसरी स्थान प्राप्त छात्रा BA द्वितीय वर्ष की विदुषी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और भजन प्रस्तुत करें। विदुषी मिश्रा। नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा आप सभी के समक्ष भजन की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची नाची रे, लोक लाज तजी नाची नाची रे, लोक लाज तजी नाची नाची रे, सावरे रंग राजी राजी रे, सावरे रंग राजी, गई कुमती लई साधु की संगति, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची साची रे, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, दिन काल ब्याल सुबाजी बाजी रे, सावरे रंग राजी राजी रे, सावरे रंग, सावरे रंग, सावरे रंग राजी राजी मधुर कलकंठों से भजन प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद विदुषी। अब जबकि हमारे आयोजन की मुख्य अतिथि वक्ता आदरणीय डॉक्टर वर्षा रानी मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्हें आज सुनने का हमें सुअवसर प्राप्त होगा, मैं डॉक्टर वर्षा रानी मैम का परिचय आप सबसे करवा देती हूँ। डॉक्टर वर्षा रानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिर खाना अमेठी यूपी के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने BA हिंदी ऑनर्स और MA हिंदी विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। इन्होंने UGC नेट के साथ
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से समकालीन महिला हिंदी उपन्यासकारों का सामाजिक चिंतन विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की है। मैम, आपने 15 वर्षों का शोध एवं शिक्षण में अनुभव प्राप्त किया है। इनके लगभग 15 से भी अधिक शोध प्रपत्र और लेख प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। डॉक्टर वर्षा रानी मैम के लगभग 10 पुस्तक अध्याय, एक संपादित पुस्तक, एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हैं। प्रयागराज के एमए हिंदी के पाठ्य सामग्री की 5 इकाइयों का लेखन कार्य आपने किया है। अन्य उपलब्धियों में आपने 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में सक्रिय सहभागिता की है और शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया है। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग विश्व हिंदी परिषद की आप सदस्य हैं और यूपी उच्च शिक्षा प्रयागराज के अकादमिक सोसाइटी की सदस्य भी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही में आयोजित 3 राष्ट्रीय संगोष्ठियों, एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 2 राष्ट्रीय ई कार्यशालाओं और 2 महाविद्यालय स्तरीय ई कार्यशालाओं में आयोजन सचिव, संयोजक तथा आयोजन समिति के सदस्य के रूप में आपकी सक्रिय सहभागिता आपने की है। मैम, मैं आपको आग्रह सहित आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वक्तव्य हमें दें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करने से पूर्व, जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर एनी बेसेंट मैडम की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें सादर नमन करती हूँ। मैं वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुसुम मिश्रा मैम, विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती उमा भट्टाचार्य मैम, प्रातः वंदनीय गुरु माता डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा मैम, इस हिंदी पखवाड़े का सफल संयोजन कर रही संयोजिका हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर आशा यादव मैम, मेरी स्नेहासिक अग्रजा डॉक्टर शशिकला दी और परम स्नेहिल मित्र डॉक्टर सपना भूषण, समस्त आयोजन समिति की सम्मानित सदस्य डॉक्टर मीनू पाठक मैम, संचालन कर रही विदुषी डॉक्टर रितंभरा मैम, डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव और सभागार में उपस्थित सम्मानित श्रोतागणों, आप सभी को सादर अभिवादन वंदन प्रस्तुत करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सर्वप्रथम मैं हिंदी पखवाड़े की इस आयोजन की सफलता के लिए पूरे आयोजन समिति को, पूरे महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पखवाड़े के आरंभ से लेकर आज समापन तक की जो सुंदर रूपरेखा और विषय संयोजन किया गया है, वह निस्संदेह ही हिंदी के प्रचार प्रसार और गौरवशाली महत्व को रेखांकित करता है। 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी से शुभारंभ कर पूरे पखवाड़े विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिससे विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति अभिरुचि का प्रसार हुआ। मैं पुनः समस्त महाविद्यालय परिवार को इस बृहद सफलतम आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे इस आयोजन का अंग बनाने के लिए, ऐसा सुखद अवसर प्रदान करने के लिए, जहां मैं पुनः अपनी नींव से जुड़ पा रही हूं और बहुत ही अपनत्व का अनुभव कर रही हूं, मैं डॉक्टर आशा यादव मैम की बहुत बहुत आभारी हूं आमंत्रण करने के लिए मुझे, और मैं पूरे आयोजन समिति के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। विशेष रूप से मैं डॉक्टर सपना भूषण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रेषित करती हूँ, जिनके स्नेह ने मुझे इस आभासी मंच से
जोड़ दिया और आप विद्वज्जनों से जुड़ने का लाभ प्राप्त हुआ। थोड़ा सा कहूँ तो जैसे एक बालिका बड़ी होकर के भी अपने माता पिता के लिए बच्ची ही रहती है, चाहे वो जितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, जितना बड़ा पद पा जाए, जितनी सम्मानित हो ले, माता पिता के समक्ष एक अबोध बालिका ही होती है। वैसे ही आप गुरुजनों के मध्य मैं स्वयं को एक ज्ञान पिपासु विद्यार्थी के रूप में ही प्रस्तुत करूंगी। मैं कोई बहुत बड़ी विदुषी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगी। संपूर्ण हिंदी पखवाड़े में हिंदी से संबंधित जिन विषयों को चर्चा, परिचर्चा और प्रतियोगिता का विषय बनाया गया, वे सभी बड़े ही सार्थक और प्रासंगिक रहे। इस समापन समारोह का भी जो विषय रखा गया है वह अत्यंत ही समीचीन और समसामयिक है। बड़ा सुंदर विषय है, आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक, अत्यंत समीचीन। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत और इस तरह के बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर के, बहुत सारे आयोजनों को लेकर के हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। किसी चीज के जब 75 वर्ष पूरे होते हैं तो जैसा सपना जी ने कहा कि उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह हमारे अन्य आयोजनों में प्रचलित नहीं रहा है। हम सभी इसे लगभग पहली बार सुन रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। धार्मिक संगठनों या धार्मिक आयोजनों में इस तरह के शब्द सुनने को मिले, अमृत महोत्सव। हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा से शुरू हुआ जयंती, यही शब्द प्रचलन में रहा, जैसे रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, इस तरह से हम मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार एक नई परिपाटी चली, एक नया प्रचलन आरंभ किया गया। आज़ादी यानी एक राष्ट्रीय पर्व के साथ, एक धार्मिक आयोजन से एकदम अलग राष्ट्रीय पर्व के साथ इस शब्द को जोड़ा गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 1995 में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख जब 75 वर्ष के हुए थे तो दुनिया भर में इस समुदाय के लोगों ने 37 दिन का अमृत महोत्सव मनाया था और अन्य आयोजनों में भी नाम आया, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में शायद वहीं से ये अमृत महोत्सव शब्द प्रयोग में लाया गया है। हम सब जानते हैं कि यह महोत्सव 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दांडी यात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर आरंभ किया गया था, जिसमें घोषणा की गई कि यह अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक, यानी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक चलता रहेगा और हम 2022 में हम भारतवर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्ण करेंगे। समारोह तो 75वां तो मन ही गया, 75 वर्ष पूर्ण होंगे हमारी स्वतंत्रता के और वहाँ यह अमृत महोत्सव चलेगा। किंतु यह महोत्सव आगे 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को जब हमारे भारतवर्ष ने आज़ादी के 74 वर्ष पूर्ण कर लिए और 75वें में प्रवेश किया, तो हमने बड़े धूमधाम से अमृत महोत्सव पहली बार मनाया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में उन्होंने जो भाषण दिया था उस दांडी यात्रा कार्यक्रम के दौरान, उसका कुछ अंश, उनके कुछ विचार आपके बीच रखना चाहूँगी, ताकि हम इस अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे जो संकल्पना है, जो उद्देश्य है, उससे परिचित हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वाधीनता संग्राम और प्रगति को प्रचारित प्रसारित कर जन जन में देश के प्रति गौरव और सम्मान की भावना को बढ़ाने और अपनी स्वतंत्रता को अमृत प्रदान करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य का आह्वान किया। अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ उन्होंने घोषित किए: फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75,
एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। और उन्होंने कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ, ये 5 स्तंभ आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ आज़ाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के समक्ष रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अमृत महोत्सव की वेबसाइट भी लॉन्च की गई और अमृत महोत्सव का निहितार्थ मोदी जी के भाषण में अभिव्यंजित हुआ। उन्होंने कहा, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, प्रेरित करता है। भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। हमारे वेदों का वाक्य है, मृत्योर्मुक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसीलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, वैश्विक शांति और विकास का महोत्सव है। इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के संकल्पों के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के गौरव से देश को विशेषतः परिचित कराना और उस देश का गौरव जिसकी भाषा हमारी हिंदी है, वस्तुतः हिंदी एक भाषा नहीं, भारतीयता की मूल पहचान है। हम उस अमृत महोत्सव से अपनी हिंदी को जोड़कर देखते हैं, अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने वाली भाषा से जोड़ते हैं और किस तरह से जब हमें हमारे सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना है, जब हमें अपने इतिहास की गौरवशाली परंपरा को याद करना है, तो फिर उस गौरवशाली परंपरा को याद करने का, अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या होगा? निश्चित रूप से हमारी भाषा ही होगी। किसी राष्ट्र को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम एक भाषा ही होती है। किसी व्यक्ति को अगर अपनी बात कहनी है, अपनी अभिव्यक्ति देनी है, तो निश्चित रूप से उसके भावों को प्रकट करने का माध्यम एकमात्र भाषा ही। और भारत को प्रकट करने का माध्यम है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं और बात होती है कि क्या वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हो गया? हम कैसे खुलकर कह सके कि हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पीछे जाकर अपने स्वतंत्रता आंदोलन को ही देखें तो हम देखते हैं कि उस आंदोलन में हिंदी की महती भूमिका रही। अगर एक भाषा न होती, अगर हम एकीकृत ना हो पाते, तो सब एक सूत्र में बंधकर भारत को कैसे आज़ादी दिला पाते? चाहे जिस प्रांत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उन सभी ने यह आवश्यकता महसूस की कि हमारे प्रचार, प्रसार और अभिव्यक्ति की एक माध्यम भाषा होना बहुत आवश्यक है, जो सबकी भाषा हो, जिसे थोड़ा बहुत सब जानते हो, जिससे हम भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की अलख जगा सकें। हर राष्ट्र नेता ने, हर देशभक्त नेता ने इस कमी को महसूस किया और जब उन्होंने तलाश की तो उन्हें केवल और केवल हिंदी में ही वो सारे गुण दिखाई दिए जो एक राष्ट्रभाषा में हो सकते हैं। राष्ट्रभाषा के गुणों की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की जब आवश्यकता महसूस की गई तो पूरा जो समय था 1900 से 1947 तक, उतने समय तक तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही रही। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाकर
हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूरे भारत को एक किया, एकता के सूत्र में पिरोया और उस एकता के हथियार से ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। राष्ट्रभाषा यद्यपि कोई संवैधानिक शब्द नहीं, हम सभी जानते हैं कि वह भाषा जो संपर्क के रूप में प्रयोग की जाती है, जो संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, वही राष्ट्रभाषा बनती है। या यूं कह लीजिए कि राष्ट्रभाषा वस्तुतः देश की संपर्क भाषा होती है, जिसमें हमारा राष्ट्र परस्पर, समस्त देशवासी परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सके और देश के बाहर हम स्वयं को अपनी पहचान दिला सके, अपनी भाषा रख सके। उसका प्रयोग, उसका क्षेत्र विस्तृत देशव्यापी होता है और उसका आधार भी जनाधार ही होता है। राष्ट्रभाषा विदेशी भाषा कतई नहीं हो सकती। अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा अवश्य संविधान में दे दिया गया था भारतीय संविधान लिखते समय, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में तो हमारे अपने देश की ही कोई भाषा हो सकती है। तो राष्ट्रभाषा के लिए बहुत आवश्यक है कि वो स्वभाषा हो और उसके साथ जनता का भावनात्मक लगाव होना भी अनिवार्य है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप सदैव लचीला होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता को किसी भी रूप में ढाला जा सके। भारत और हिंदी, इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। जैसे भारत बहुविध संस्कृति का देश है, जैसे भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का समावेश है और सभी संस्कृतियां अपनी अस्मिता के साथ, अपनी पहचान के साथ विद्यमान है उस भारतीय संस्कृति में, ठीक वैसे ही हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों का भंडार है। अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द, अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द, सब हिंदी के शब्द भंडार में बिल्कुल वैसे ही शामिल है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी खीर का। खीर में दूध, चावल, चीनी और सूखे मेवे सब सम्मिलित हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं और फिर हम उन्हें अलग अलग नामों से नहीं बुलाते, हम उस सब को मिलाकर कहते हैं खीर, लेकिन सभी अपनी अस्मिता के साथ उसमें उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हिंदी में भी अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं अपनी अस्मिता के साथ। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि विशेष, उसकी लिपि ही है देवनागरी लिपि, जो उसको विशिष्टता प्रदान करती, वैज्ञानिकता प्रदान करती और सभी इसको मानते हैं कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। हमारे जो राष्ट्रभक्त थे, महात्मा गांधी हो या लाला लाजपत राय हो या देशबंधु हो, सभी ने इस बात को माना कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और कोई भी भाषाभाषी अगर किसी भाषा को बड़ी आसानी से सीख सकता है, किसी लिपि को जान सकता है, तो वो है देवनागरी लिपि। और केवल हमारे देश के लोगों ने ही नहीं, विदेशियों ने भी, अंग्रेजियों ने भी इस बात को माना कि राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। उन्होंने जब बाहर जाकर, अंग्रेजों ने जब लोगों को बताया कि हम किस देश में गए थे, वहाँ की भाषा से ही पहचान होती, तो भाषा क्या है, तो उन्होंने हिंदी शब्द को ही, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया कि हिंदुस्तानी वहाँ की भाषा है और अगर हमें उस देश में जाना है, उसको समझना है, उसके लोगों से संपर्क करना है, तो हमें हिंदी सीखना ही होगा। और हिंदी सीखने के लिए जो एक समय सीमा उन लोगों ने बताई कि 3 महीने में कोई भी बड़ी आसानी से हिंदी सीख सकता है। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी, जैसे कुछ अंग्रेज विद्वानों का। C.T. मेटकॉफ ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा कि भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा, कलकत्ता से लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। इसी तरह से
टॉमस रोबक ने भी लिखा सन 1807 ईस्वी में, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन, सेक्सन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा था, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। मैं कोट करना चाहूंगी एच.टी. कोलबुक को, जिन्होंने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों के साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। ये हमारे इतिहास की बातें हैं, ये उन अंग्रेजों का कथन है जिन्होंने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में किया और अंग्रेजियत को यहाँ पर स्थापित कर दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने भी हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा, ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा है। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार और प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा माना जाता था, जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर हिंदी की महती संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं और साहित्यकारों का ध्यान खींचा। ये तो हुई अंग्रेजों की बात। यदि हम तत्कालीन समाज सुधारकों की बात करें तो उनका भी हिंदी को राष्ट्रभाषा चुनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जिस भाषा को चुना, जिस भाषा का प्रयोग किया, जिसमें धर्म ग्रंथों की रचना की और जिसमें अपने आंदोलन चलाए, उनकी भाषा भी हिंदी ही थी और उसका कारण भी जन जन की भाषा होना ही था। ब्रह्म समाज का मैं नाम लेना चाहूंगी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उसके संस्थापक बंगाल के राजा राम मोहन राय, उन्होंने स्वयं कहा कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। उन्होंने हिंदी की अनिवार्यता पर बल दिया। इसी तरह से ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने भी एक लेख में लिखा था, भारतीय एकता कैसे हो, ये उनके लेख का शीर्षक था। उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित है, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। ये एक और ब्रह्म समाजी है नवीन चंद्र राय। आप पंजाब से हैं और पंजाब के होते हुए भी उन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किया और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। दूसरा जो धार्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन की संस्था थी आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे। गुजराती और संस्कृत के वो विद्वान थे और उन्हें हिंदी का केवल काम चलाऊ ज्ञान था, लेकिन अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, देश की एकता के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। उनका कहना था, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वो कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को बोलने और समझने लग जाए। अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष, उन्होंने भी यह सलाह दी थी कि सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही देन वसंत कन्या महाविद्यालय में यह आयोजन कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, और वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है।
और वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर एनी बेसेंट की कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और आज उस अनिवार्यता को सभी महसूस कर रहे हैं। उपरोक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रार्थना समाज, सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण मिशन, इन सब के संस्थापकों ने हिंदी के प्रचार में बहुत योगदान किया। स्पष्ट है कि समाज सुधारक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े लोग चाहे जिस प्रांत के हों, उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदी ही वह भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है और उसी में उनके बातों का, उनके जो भी नियम है, जो उनके तथ्य हैं, जो उनके समाज सुधार की बातें हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। वही एकमात्र संपर्क। मैं आती हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ, नेताओं की तरफ, और उनमें जो बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी उनका नाम और उनके प्रयासों से आप सभी को परिचित कराना चाहूंगी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रभाषा, इनके प्रति आग्रह बढ़ता चला गया। बाल गंगाधर तिलक ने 1917 ईस्वी में कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। महात्मा गांधी, उनका योगदान तो बहुत विस्तृत है। अगर महात्मा गांधी और हिंदी की बात की जाए तो वो एक अलग से व्याख्यान का विषय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जो बातें की उनमें कुछ बिंदु मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण होने चाहिए कि वह भाषा सरल हो और ये जरूरी नहीं है कि सभी उस भाषा में बोलते हों। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपना धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सके और राष्ट्र के लिए भाषा आसान होनी चाहिए। भाषा का विचार करते समय अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातें गांधी जी ने कही और उनकी एक बात जिसे हम सब बार बार कोट करते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। और उन्होंने बात कही थी हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में, और इस अधिवेशन में ही 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने के लिए प्रयाग भेजे गए और 6 उत्तर भारतीय युवकों को दक्षिणी भाषाएं सीखने के लिए दक्षिण भारत भेजा गया। इंदौर सम्मेलन के बाद हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना लिया गया। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा और उनकी प्रेरणा से ही राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं भी स्थापित की गईं। पंडित राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी। वो स्वयं दक्षिण भारतीय थे और उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखने की सलाह दी। कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी। एक भविष्यवाणी सी की थी राजगोपालाचारी जी ने कि आगे आने वाले समय में जब लोकतंत्र होगा तो हिंदी ही भारत की राजभाषा का पद भी प्राप्त करेगी। नेहरू जी ने तो सिफारिश की ही थी। उन्होंने एक 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश की और उन्होंने कहा कि देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह बस देवनागरी और हिंदुस्तानी की जगह हिंदी हो गया और संविधान ने उनकी इस बात को जैसे का तैसे अपनाया।
सुभाष चंद्र बोस ने 1929 ईस्वी में कहा था कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। इन नेताओं की बातों, इन धार्मिक आंदोलन करने वाले जो हमारे समाज सुधारक थे उनमें, और जो हमारे संत हुए, विशेष रूप से मध्यकाल में जो संत हुए दक्षिण भारत से प्रचार प्रसार करने के लिए, जो उत्तर भारत में आए संत रामानुजाचार्य और इस तरह के जितने भी संत आए, उन सभी ने हिंदी को ही महत्व दिया, हिंदी में ही अपने धार्मिक प्रचार प्रसार किए और पूरे भारतवर्ष में हिंदी ही मूल रूप से संपर्क भाषा का एकमात्र स्रोत थी। इस चीज को हम भूलते जा रहे हैं, अपनी इस गौरवशाली परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मेरा लेख काफी लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा समय लेना उचित नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग बंगाल से थे, महाराष्ट्र से थे, पंजाब से थे, गुजरात से थे, दक्षिण भारत से थे। दक्षिण भारत में विशेष रूप से राजगोपालाचारी, विजय राघवाचार्य, इन सभी लोगों ने, पी रामास्वामी अय्यर, इन सभी लोगों ने सर्व सुगम, व्यापक और एकता स्थापित करने वाली भाषा के रूप में हिंदी को ही चुना। एस निजलिंगप्पा ने कहा, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसीलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। इन सब जितने भी विचारक हुए, जितने भी राजनेता हुए, इन सभी के विचारों को अगर हम सुने, पढ़ें, समझें, तो हम देखेंगे कि हमारी हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही राष्ट्रभाषा के पद पर विराजमान हो चुकी थी, क्योंकि राष्ट्रभाषा का रूप पा करके ही, पद पा करके ही उसने हमारे देश की आज़ादी में एक हथियार का काम किया, पूरे देश को एक किया और एकता के बल पर ही हमने अपने देश को स्वतंत्र कराया। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आवश्यक है कि हम अपनी उस हिंदी को पहचाने, राष्ट्रभाषा हिंदी को पहचाने और कतई यह कहने में संकोच न करें कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ समस्त आयोजन समिति का। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपकी शुभकामनाओं के लिए और हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण और बहुमूल्य विचाराधीन व्यक्ति के लिए, जिससे हम सभी जो है लाभान्वित हुए और हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। अब मैं आयोजन को आगे बढ़ाते हुए हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की अध्यक्षा और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य परम आदरणीय प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम से मैं आदर सहित अनुरोध करती हूँ कि वे इस आयोजन के विषय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और हिंदी पर अपना बीज वक्तव्य दें। धन्यवाद रितंभरा। दरअसल आशा दी ने इतना महती काम दे दिया अध्यक्षता का, और अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सारे कार्यक्रम को सुनता रहे, चूंकि समापन समारोह जो मनाया जा रहा है हिंदी पखवाड़ा का, उसकी अध्यक्षता का है, आज ही की अध्यक्षता नहीं का। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अनेक कार्यक्रमों में जुड़ी नहीं, और आज भी लगातार हमारे यहाँ जो टेस्ट है NTA करा रही है BA का, उसमें लगी हुई थी आयोजन में। तो पता नहीं मैं इस कार्य के साथ कितना न्याय कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी चूंकि आशा दी ने मुझे ये कर्तव्य सौंपा है और महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक सुंदर कार्यक्रम जो एक पखवाड़े के रूप में मनाया गया, जिसमें रोज ही लगभग कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ,
चाहे वो काव्य पाठ की प्रतियोगिता रही हो या इसी प्रकार की विभिन्न अन्य प्रतियोगिताएं, जिनके बारे में मुझे निरंतर आशादी बताती रहती थी कि देखो आज ये है या हम लोग इस तरीके से करने जा रहे हैं, मुझे पूरी सूचना मिलती रहती थी। तो मैं जानकारी प्राप्त करती रहती थी और मुझे ये लगता था कि हम लोगों के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा अपनी भाषा को संपुष्ट करने के लिए जो कार्य करना चाहिए उसको हम बखूबी कर रहे हैं। तो आज इस समापन समारोह में हमारी आज की जो वक्ता है डॉक्टर वर्षा रानी, उनको भी मैं थोड़ा बहुत सुन पा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने हिंदी के महत्व को, हिंदी को एक राष्ट्रभाषा और एक ऐसी भाषा जो आम जन की भाषा है, उस रूप में जो उन्होंने स्थापित किया, आज़ादी के साथ जोड़ा, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय की बात रही हो या आज़ादी का जो आंदोलन था उसकी बात रही हो, तो मैं थोड़ा बहुत जो सुन पाई उसके आधार पर मुझे लगता है कि आपने अपने वक्तव्य में हमारी छात्राओं को बहुत कुछ बताया कि कैसे हिंदी आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। जितना मुझे याद है, आज़ादी के पूर्व हमारे यहाँ जो भाषा चलती थी वो अधिकांशतः उर्दू और फारसी थी। उर्दू इसलिए क्योंकि जो सरकारी कामकाज होता था वो प्रायः इन्हीं दोनों भाषाओं में होता था। हिंदी यानी देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी का उतना चलन नहीं था। और फिर जब देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति को लिखा, जैसा कि हम भी पढ़ाते हैं जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते हैं, कि जब उन्होंने उस पुस्तक को लिखा तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा और इस तरीके से हिंदी को साहित्य ने एक आधार प्रदान किया, उसको जो एक पॉपुलैरिटी चाहिए थी, लोकप्रियता चाहिए थी, वो उसको प्रदान किया। तो साहित्य का बड़ा योगदान होता है भाषा को बनाने में। जैसा साहित्य होगा वैसी भाषा लोग सीखते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो भाषा बोलते हैं वो मोबाइल और लैपटॉप की भाषा हो जाती है। हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो पुस्तकों से देखी, सीखी, पढ़ी भाषा है। शब्दों पर असर दिखाई देता है। हमारी जो भाषा होगी उसमें मैं देखती हूँ कि हम लोग उर्दू के भी शब्दों को शामिल कर लेते हैं। अब शामिल अपने आप में उर्दू का ही एक शब्द है, और हिंदी के भी कर लेते हैं और संस्कृत के भी कर लेते हैं। तो हम इन सारे शब्दों को अपने लिए प्रयोग में लाते हैं, अपनी जो शब्दावली है, अपनी जो वोकैबुलरी है, उसको समृद्ध बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए। और आज़ादी का आज जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उस उपलक्ष्य में हम हिंदी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अनेक स्तर पर इस महोत्सव को मना रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को जोड़कर हिंदी और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा आपने अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छी पहल आपने की है। और मुझे लगता है कि हमारी छात्राओं को इसके महत्व को, इसके सिग्निफिकेंस को अवश्य समझना चाहिए और कैसे आज़ादी दिलाने में हिंदी ने भूमिका निभाई, कैसे इनकलाब के नारे लगते थे, कैसे जय भारत के नारे लगते थे, कैसे वंदे मातरम का गान होता था। इन सबको हमें याद करने की जरूरत है। दुख केवल इस बात का है कि 1947 के पहले जहां हमारी हिंदी भाषा ने हमें जोड़ने का काम किया था, हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम किया था, तो वहीं आज़ादी के पश्चात हम भाषा के नाम पर बट गए, हम बिखरने लगे, भाषा के नाम पर लड़ाई होने लगी। उसके विषय में हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आज हम हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाने की बात कहते हैं, हम उसे राष्ट्रभाषा के रूप में, अभी भी हम उसको देखते हैं कि चुनौतियां मिलती रहती हैं।
कहीं तो हमने कभी अंग्रेजी दिवस नहीं सुना, या फ्रेंच दिवस नहीं सुना, या स्पेनिश या मैंडरिन ऐसा दिवस हमने नहीं सुना। यानी हिंदी के लिए ही, उसके ही अस्तित्व पर हम क्यों चुनौती देते रहते हैं, जबकि वो तो हमारी अपनी भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। और मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी भाषा में होते हैं। जैसे एक कथा सुनी थी कि एक विदेशी यात्री एक राजा के दरबार में जाता है और वो उसने चैलेंज किया कि अगर कोई बता सके मेरी भाषा को सुनकर कि मैं कहाँ का हूँ तो मैं अपनी हार मान लूंगा, वरना राजा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राजा बड़े चिंतित हुए, उन्होंने बड़े लोगों को बुलाया दरबार में। उस व्यक्ति के बातचीत से कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ का है। उसके बाद जैसे कि हर राज्य में हर राजा के पास एक बीरबल हुआ करता था, तेनाली राम हुआ करते थे, तो ऐसे ही एक बीरबल या तेनाली राम आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक रात का समय दीजिए। अब रात का समय मांगा उन्होंने, और रात के समय जब वो सो रहा था चैन से अपने कक्ष में, तो उन्होंने उसके ऊपर घड़ा भर के ठंडा ठंडा पानी डलवा दिया। अब वो बेचारा बौखला कर उठा और उसने क्या बोला, अपनी वही भाषा जो उसकी अपनी थी, जो उसकी मातृभाषा थी, उसमें बोला। वो पकड़ में आ गया कि कहाँ का है, और राजा की जो कुर्सी थी वो बच गई। तो इसी तरीके से जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी रिफ्लेक्सिव, हमारी जो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो अपनी मातृभाषा में होता है। कहते हैं ना कि वो आब कहकर वो आदमी जो था वो मर गया, लोग समझ ही नहीं पाए कि वो आब का मतलब क्या है, पानी है। तो भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और अपनी भाषा में हम कितने सहज होते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम उस सहजता को न स्वीकार करके असहजता की ओर जाने के लिए ज्यादा उन्मुख हो जाते हैं। और इसीलिए हमें हिंदी पर इतनी बातचीत करनी पड़ती है, जो बड़ा कष्टदायी होता है। कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ मदर्स डे, डॉटर्स डे, फादर्स डे, ये डे क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हमारे लिए रोज इनका महत्व है। हमारी बेटी कहीं दूसरे घर में 20 साल की होते ही रहने नहीं चली जाती है, या हमारे पिताजी 60 साल के होते ही ओल्ड एज होम में नहीं चले जाते हैं, या सेपरेट हाउसेस में नहीं रहने लगते हैं कि अब तुम 20 साल के हो गए हो, तुम्हें अलग घर ले लेना चाहिए, तुम एक एडल्ट हो, तुम अपने माँ बाप के पास कैसे रह सकते हो? ये शर्म की बात होती है। वहां पर आपको मनाना पड़ेगा मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, बिकॉज देन यू हैव टू गो एंड मीट देम ऑन दैट डे। थैंक्स गिविंग डे, हम तो रोज ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं, हम तो रोज अपने माता पिता के चरण छूते हैं और तब काम पर निकलते हैं। तो हमारी संस्कृति भिन्न प्रकार की है और हमें उसकी भिन्नता को बनाए रखने की जरूरत है, न कि हम उस भिन्नता को समाप्त करके और विदेशी संस्कृति के रंग में रंग जाएं। तो हमें लगता है कि हम लोग तो जानते हैं ये सब कुछ बातें, पर हमारी छात्राओं को इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत है। विशेष रूप से पिछले 1.5-2 साल में जो कठिन परिस्थितियां आई, उनमें तो इन सब से और लोग दूर होते चले जा रहे हैं। तो वर्षा जी ने जो बात कही और आशा दी जो रिपोर्ट पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी, आपकी तो भाषा इतनी सुंदर है और पढ़ के सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि बिना किसी अशुद्धि, बिना किसी मिक्सचर के, हम तो खुद ही मिक्सचर भी बोल रहे हैं, तो बिना किसी अन्य भाषा का सहयोग लिए हुए आप अपनी बात को पूरी तरीके से अगर उसको संप्रेषित कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो हिंदी की रक्षा करने में समर्थ है। तो आपकी रिपोर्ट जो मैंने सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने इतने सारे कार्यक्रम किए और इस पूरे पखवाड़े को हमने इतना रचनात्मक तरीके से जिया। आप लोग 15 दिन बहुत उसमें व्यस्त रहे, मैं जानती हूँ। तरह तरह के कामों के बीच में, तरह तरह की भूमिकाओं के बीच में एक ये महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। आप और आपका विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। चारों आपके जो हाथ हैं वो इसमें लगे हुए थे
और मेहनत कर रहे थे। तो उन सबको, जो जैसे कहते हैं कि एक शरीर और उसके साथ उतने सारे हाथ, 10 हाथ आपके, 2 अपने और 8 और, तो अगर विभाग इस तरीके से काम करता है तो स्वाभाविक है कि ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे आगे भी। तो आपको बहुत धन्यवाद। मुझे भी कुछ अपनी बात कहने का मौका मिल पाया और वर्षा जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार जताना चाहूंगी। हो सकता है कि मैंने अध्यक्षीय जो कर्तव्य है उसका निर्वाह न किया हो पूरी तरीके से, क्योंकि मैं अन्य कामों में उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं जितना मैंने सुना और जितना मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने अपनी बात कही। तो ये बीज वक्तव्य तो नहीं है ऋतंभरा, लेकिन जो महसूस करो वो कहो, वही सबसे सुंदर भाषण मुझे लगता है कि होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ, दिल में मेरे होता है, उसको कहे तो वो सहजता भी होती है और उसमें कुछ रियलिटी भी लगती है, वरना वो बड़ा दूर की बात लगती है। लगता है कि कहीं कुछ और हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हंसते हुए जो चेहरे देख रही हूँ, उन सबको हमेशा वो मुस्कान बनी रहे, इस शुभ कामना के साथ। और हिंदी की जो उन्नति है वो हमारी उन्नति का कारण है, हमारी उन्नति उसकी उन्नति की वजह से है। तो इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। एक बार पुनः धन्यवाद आप सभी का, हिंदी विभाग का, म्यूजिक डिपार्टमेंट का, सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं। धन्यवाद का काम अभी कोई और करे, लेकिन कुछ जुड़ी हुई थी, बीना दी जुड़ी हुई थी, तृप्ति दी जुड़ी हुई थी, जिनको मैं देख सकी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो नमस्कार। रचना जी, आपके उपसंहार वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम। मैम आपने अपने, बस एक चीज और, तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशा यादव जी को बहुत बधाई देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरे शब्दों पर आपने ध्यान दिया होगा, तो प्रोफेसर आशा यादव जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। मैम आपने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि जैसा साहित्य होगा वैसी ही हम भाषा सीखते हैं, और हमारी अचानक से जो पहली प्रतिक्रिया होती है वह हमारी अपनी मातृभाषा में होती है और वह सहज होती है। मैम आपने हमारा उत्साह वर्धन किया, हमें शुभकामना दी, आपने आपका आशीष हमें मिला, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, अतः मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद देने के लिए मैं हिंदी विभाग की डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर शशिकला मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद ऋतंभरा। सर्वप्रथम एनी बेसेंट जयंती की पूर्व संध्या पर मैं माँ बसंत को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और समस्त गुरुजनों और विद्वत जन को मैं अपनी प्रणाम अर्पित करती हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि वक्ता कहेंगे, आज की मुख्य अतिथि वक्ता और हमारी अति प्रिय, क्योंकि हम लोग का संबंध 19 वर्षों से है, हम लोग एक दूसरे को 19 वर्षों से जानते हैं, मिलना भले न हो पाए लेकिन जानते हैं। तो वर्षा रानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज का जो विषय रखा गया था स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव एवं हिंदी, उस विषय को के साथ पूरी तरह से न्याय किया है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। आज की विशिष्ट अतिथि हमारी अभिभावक स्वरूपा प्रबंधक महोदया, जिनके पास समय कम होता है और महाविद्यालय के बहुत सारे कार्य होते हैं, और उस व्यस्ततम समय में से भी हमारे साथ वो निरंतर जुड़ी रहती हैं। मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
चूंकि आयु से थोड़ी अधिक हो गई हैं मैडम, तो पूरे समय हमारे साथ नहीं जुड़ी रही, और उसका कारण भी रहा क्योंकि महाविद्यालय में आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो रहे थे, जिसकी वजह से वो सुबह से महाविद्यालय में आई हुई थी। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं अपनी प्राचार्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुझे तो लगता है कि जो विषय हम लोगों ने आज रखा था समापन समारोह का, वह विषय उनके रुचि का था और उनका एक अच्छा सा वक्तव्य हो सकता था, क्योंकि एक तो राजनीति से जुड़ा हुआ था और दूसरा उनके विषय उनको बहुत पसंद है हिंदी, तो राजनीति और हिंदी दोनों को लेकर एक बहुत अच्छा वक्तव्य दे सकती थी मैडम, और दिया भी उन्होंने। तो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके पास बहुत व्यस्तता होती है, उसके बावजूद भी वो हमारा निरंतर मार्गदर्शन करती रहती हैं। और जो अपने सांगीतिक प्रस्तुति से और सांगीतिक सहयोग से हमारे महाविद्यालय, केवल हमारे विभाग को ही नहीं, हमारे महाविद्यालय को सतत प्रयासरत रहती हैं कितना अच्छा कर सकें, बच्चों को कितने अच्छे तरह से तैयार कर सकें। संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा मैम, और कल एक आप लोग को एनी बेसेंट जयंती पर एक अंग्रेजी में ही कहेंगे सरप्राइज मिलेगा कि कल एक अच्छा वीडियो स्वरवंदना दी ने अच्छा सा शूट करवाया है, उसको कल हम लोग देखेंगे। और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें स्वरवंदना दी ने बताई एनी बेसेंट जी के बारे में, और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो स्वरवंदना दी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में तबले पर संगति कर रहे सौम्यकांति मुखर्जी जी को भी धन्यवाद, तथा संगीत विभाग की छात्राओं के बिना तो कोई कार्य संभव ही नहीं हो सकता। तो संगीत विभाग की छात्राओं ने कुलगीत की मधुर प्रस्तुति दी, इन सभी छात्राओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एनी बेसेंट प्रशस्ति गीत, जिसको सर्वप्रथम हम लोगों ने 2014 में सुना था, और जिनका लेखन कार्य डॉक्टर आशा यादव, अब डॉक्टर नहीं प्रोफेसर कहेंगे हम लोग, प्रोफेसर आशा यादव मैडम ने किया था, और उसका जो संगीत निर्देशन है प्रोफेसर मीनू पाठक जी ने किया था। तो आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और उन सभी छात्राओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतनी मधुर प्रस्तुति छात्राओं ने की। आज के कार्यक्रम की नहीं, अपितु इस 15 दिनों के हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पठन एवं हिंदी के प्रति जो आज भी राजभाषा नहीं बन पाई, इसके प्रति जो एक चिंता व्यक्त किया प्रोफेसर आशा यादव मैडम ने, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन सभी छात्राओं को मैं बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आप सभी को मैडम घोषणा करेंगी, क्योंकि प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आप सभी को दिया जाएगा, तो आप सब थोड़ी प्रतीक्षा करें, सबको मिलेगा प्रमाण पत्र। सबको धन्यवाद देती हूँ। और आज के अतिथियों का स्वागत करने के लिए डॉक्टर सपना भूषण जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरह से सबका स्वागत किया। और स्नातक द्वितीय वर्ष की प्राप्ति पुराणिक एवं विदुषी मिश्रा के सुमधुर संत साहित्य संगीत पर भजन प्रस्तुत करने के लिए जिन्होंने क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, इन दोनों लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के कार्यक्रम में जुड़े हमारी पुरानी अध्यापिकाएं जैसे डॉक्टर तृप्ति रानी जायसवाल, डॉक्टर नंदिनी वर्मा, और हमारी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुसुम मिश्रा, और आज के कार्यक्रम में अन्य स्वरवंदना मैम और अन्य जो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, डॉक्टर मीनू पाठक, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा हमें गौरवान्वित करती है, हमेशा हमें संबल प्रदान करती है, जिनके बिना हमारा कार्यक्रम सफल ही नहीं हो सकता। यानी हमारी छात्राएं, उन सभी छात्राओं को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों आपके बिना हमारा कार्यक्रम, लेकिन एक बहुत कष्ट होता है। अभी मैं देख पा रही हूँ केवल 44 बच्चे हैं जो जुड़े हुए, मतलब 44 पार्टिसिपेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, बाकी बच्चे सब छोड़ चुके हैं ग्रुप को। तो ये अच्छी बात नहीं है, कार्यक्रम को अंतिम समय तक सुनना चाहिए। फिर भी मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रितंभरा तिवारी ने इतना अच्छा संचालन किया। इस संचालन के लिए मैं रितंभरा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव जो कार्यक्रम का संपूर्ण लेखन कार्य कर रही हैं, विस्तृत रिपोर्ट लेखन कर रही हैं, डॉक्टर शुभांगी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री चंद्रकांत मुखर्जी जी और विशाल, इन दोनों लोग ने भी अपना अथक परिश्रम किया है। चंद्रकांत जी ने तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक अपना परिश्रम किया है और उन्होंने प्रमाण पत्र भी बनाया है, उसको ऑनलाइन वो बना भी रहे हैं कि सभी छात्राओं को मिल सके। आप सभी को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ और मैं मंच अब रितंभरा जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद मैम, सभी को धन्यवाद देने के लिए मैम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की उद्घोषणा हेतु आदरणीय प्राचार्य मैम से साग्रह जो है अनुमति चाहती हूँ कि मैम। रितंभरा जी मैम, मुझे ये कहना था कि जो पुरस्कृत बच्चे हैं जी, वो बच्चे 10 अक्टूबर के बाद उनको सूचना दे दी जाएगी। वो आ करके अपने पुरस्कार और प्रमाण पत्र उनको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, ले लेंगे और पुरस्कार उन्हें महाविद्यालय आ करके ले लेना है जी। 10 अक्टूबर के बाद जी। तो ये सूचना मैं प्रसारित कर रही हूँ इस मंच के माध्यम से। जो भी बच्चे हैं वो उस पर ध्यान देंगे। 10 अक्टूबर के बाद आपको किस दिन आना है सूचित कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन जाएगा और जो आपको पुरस्कार मिलेगा उस पुरस्कार के लिए महाविद्यालय आना पड़ेगा। कुल हमारी 20 छात्राएं हैं, उनका नाम सूचना के साथ उनको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ओवर टू रितंभरा जी। मैं कार्यक्रम के समाप्ति की औपचारिक उद्घोषणा हेतु आदरणीय प्राचार्य मैम से साग्रह अनुमति चाहती हूँ कि मैम अनुमति दें और इस कार्यक्रम की समाप्ति की उद्घोषणा की जाए। मैडम शायद जी ठीक है, आप ही अनुमति दे दें मैम। हाँ जी मैम। वर्षा जी को पुनः धन्यवाद। वर्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम और अब हम लोग को समापन की ओर बढ़ना चाहिए। अतः आपकी अनुमति जरूर। मैडम आ गई हैं। जी मैम, हम लोग अब इस पखवाड़े का अंत कर सकते हैं इस आशा के साथ कि अभी कुछ नया लेकर आशा दी आने वाली होंगी। इस आशा के अवश्य। ठीक है, ओके जी। मैं प्राचार्य मैम की अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की औपचारिक घोषणा करती हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा बहुत अच्छा बोला बेटे, वर्षा बहुत अच्छा बोला। मैम आपको सुनना चाहती थी, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको सुन पा रही हूँ। बहुत सुखद, बहुत सुखद। आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें इस तरह से विशिष्ट वक्तव्य देने के लिए अपने महाविद्यालय में पा करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये संयोग विभागाध्यक्षा ने दे दिया, हिंदी विभाग को बहुत बधाई। मैंने उनको बहुत आभार दिया है। बहुत सुखद। थोड़ा सा अफसोस यही रह गया कि आज हिंदी कविता का गान नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई होंगी लगता है, लेकिन हम किसी और माध्यम से प्रेषित करेंगे। रितंभरा जी के पास शायद नहीं, चंद्रकांत से ही कहना पड़ेगा, पूछ लेंगे और तुमको जरूर प्रेषित करेंगे, उसको भी सुन करके प्रसन्न। वर्षा जी को हम लोग वीडियो का वो ऑडियो भेज देंगे। जी मैम। हाँ, ये भेज दें। धन्यवाद। हाँ। और सबको धन्यवाद देने के लिए शशिकला को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। धन्यवाद। विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग विरमित होते हैं। पुनरागमनाय च। प्रणाम मैम, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। सभी को सबको प्रणाम। आशीर्वाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो। आशा तुम्हें भी बधाई, सबको। चरण स्पर्श, चरण प्रणाम स्पर्श प्रणाम। सबको पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और सबके प्रति मेरा आभार, व्यक्तिगत आभार। सबने मुझे इतना जो सहयोग दिया है उसके कारण कार्यक्रम का ये स्वरूप हुआ है। बच्चों, आप सबका ऐसा ही सहयोग चाहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब विराम लेते हैं। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा भी सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत आभार। वर्षा जी को मेरी ओर से भी बहुत बहुत आभार।